उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, क्या जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाकई जब बात होती है उजालों के अंधेरों की तो समझ में ये आता है कि जिंदगी में कुछ भी इतना सीधा इतना सपाट है नहीं। आए दिन जिंदगी नई चुनौतियों के साथ हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हमें अपनी शक्ति अपनी मेहनत से हमें साबित करना होता है कि वाकई हम उन पर हावी हो सकते हैं। बहुत कम ऐसी नज़ीर ऐसी मिसालें हमारे सामने आती हैं जब हम पाते हैं कि पग पग पर अगर चुनौतियां आपके सामने हो, दुश्वारियां आपके सामने हो, आप उनसे लोहा लें और उन्हें बौना साबित करें। आज इमेजेस में जो हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रीति प्रकाश प्रजापति जी, उनके विषय में अगर ये कहा जाए कि वो हमेशा चुनौतियों को पछाड़ कर आगे बढ़ती रही हैं तो गलत नहीं होगा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजेस में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य और संगीत ऐसे जो कहना चाहिए आयाम है जिनकी शुरुआत बचपन से हो गई थी, तो ये साथ कैसे बना? आप जानते हैं कि मेरे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, तो मेरे पिता श्री जीवन रैलजा वो चित्रकार हैं और हमारे घर में कलात्मक वातावरण मौजूद था। और मेरी माँ गुजरात में वो शिक्षिका थी, लेकिन क्योंकि अब दोनों उनकी संतानें, मैं और मेरे भाई दोनों हम दृष्टिबाधित थे, तो फिर उन्होंने हम पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया और जो हमें वो पुस्तकें पढ़ पढ़ कर सुनाती थी, कहानियाँ, भागवत पुराण भी और अन्य कहानियों की किताबें। और मेरे पिता क्योंकि पब्लिकेशन डिवीज़न डिपार्टमेंट में थे तो वहाँ से किताबें आती थी, पत्रिकाएँ आती थी, तो वो हमें पढ़कर सुनाया करती थी। तो इससे धीरे धीरे एक रुझान बनता गया। और मेरे पिता, हालांकि उन्होंने कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली है, लेकिन वो गाते बहुत अच्छा है और वो गाते भी रहते थे और गुनगुनाते रहते थे। और हमारे यहाँ बिल्कुल वो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में बहुत बड़ा सा एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था जिसमें रील चलती रहती थी। तो पापा जो है वो पेंटिंग करते जाते थे और गाने चलते रहते थे उन पे, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मी गाने पुराने। तो बस वो हम लोग, मैं भी सुनती थी और उनको गाने की कोशिश करती थी। तो धीरे धीरे भी जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं आवाज़ अच्छी है, तो बस वो चलता रहा। फिर अपने स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, सोलोज में, ग्रुप सॉन्ग में। तो बस फिर सिलसिला चलता रहा। फिर मैं एक आपको किस्सा बताती हूँ जो बड़ा महत्वपूर्ण जीवन की घटना थी कि मैं 11th में थी और उस समय हमारा एक कोई कल्चरल उसका कोई फंक्शन था, ओकेजन था। तो उसमें उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे श्री जगमोहन, वो मुख्य अतिथि थे जी। तो उसमें भी मेरा गायन प्रस्तुति थी और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वही अनाउंस किया कि नहीं, इनकी संगीत की शिक्षा जारी रहनी चाहिए और सरकार से हम जो भी कर पाएंगे तो हम करेंगे। तो फिर ऐसे मुझे साहित्य कला परिषद का स्कॉलरशिप फिर अनाउंस हुआ। क्या बात है, आगे चलता रहा। हमने ये देखा है डॉक्टर प्रीति जी की बहुत बार ये होता है कि सब चीजें उपलब्ध होती हैं फिर भी वो लगन नहीं होती है कि सीखा जाए, जीवन में आत्मसात किया जाए, आगे बढ़ा जाए। लेकिन आपने ये जो दृष्टिबाधित होने की जो दुश्वारी थी आपके सामने, इसको दरकिनार करते हुए आपने साहित्य में भी अपना जो रुझान है जो दिखाना शुरू किया, वो कैसे संभव हुआ? मेरे माता पिता दोनों ने हम लोग को हमेशा ये कहा कि इम्पॉसिबल जो शब्द है, असंभव, उसको अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। क्या बात है। सब कुछ करना है, कर सकते हैं। और हमारे जो काफ़ी मतलब डॉक्टर्स की फैमिली कह लीजिए, तो लेकिन मेरी मम्मी की ये साथ है कि मेडिकल डॉक्टर भले ही ना बनो लेकिन आगे डॉक्टरेट करना है, करता है। तो वो उनका, और हम हर जगह वो प्रोत्साहन देते थे हमें कभी कंपटीशन में जाना। साहित्य की जहाँ तक बात है तो उसमें यही था कि जब मैंने 11th 12th में हमारी एक टीचर थी मिसेस पद्मा वर्मा, तो उनसे बहुत प्रेरित हुई मैं। और फिर उसके बाद जब मेरे 12th में डिस्टिंक्शन आए म्यूजिक में और हिंदी में, तो लोगों ने बस जैसे जोड़ देते हैं कि दृष्टिबाधित है तो संगीत तो करेंगे ही। तो फिर ये हुआ कि नहीं, आप म्यूजिक ऑनर्स करवा दीजिए। लक्ष्मीबाई कॉलेज वही अशोक विहार में ही रहते थे हम लोग, तो वो पास में है। तो मुझे ये सब बड़ा अजीब लगा और मैंने कहा नहीं,
मुझे उतना ही रुचि है साहित्य में भी, तो मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगी। फिर हिंदी ऑनर्स तय किया और फिर कैंपस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, दौलत राम कॉलेज में जी। तो बस फिर सिलसिला शुरू हो गया। लेखन कब शुरू हुआ? लेखन मेरा बीए के दौरान शुरू हुआ। अच्छा, तो पहले कविता कहना शुरू किया आपने? जी, पहले मैंने कविता ही लिखना शुरू किया। एक छोटी सी इनायत अगर आप करें। इसका शीर्षक है अब नहीं। तुमने प्यार से देखा मुझे, आंखों ही आंखों में सराहा मुझे, मैं भी द्रवित हो तुम्हारे प्यार में हुई मग्न। दरअसल तुम मुग्ध थे अपने चयन पर, निहाल हुए तुम मेरी कर्तव्य परायणता पर, रीझ उठे स्वभाव की कोमलता पर। धन्य हुई मैं तुम्हारे सांचे में ढलकर, पर मैं निरा मिट्टी का ढेला नहीं जो तुम्हारी कल्पना के सांचे में सदा ढल सकूं। मैं निरा मिट्टी का ढेला नहीं जो तुम्हारी कल्पना के सांचे में सदा ढल सकूं। मैं जल भी नहीं जो तुम्हारे पात्र के अनुरूप खुद को बदल सकूं। बहुत सुंदर डॉक्टर प्रीति जी, और इतने सुंदर शब्दों का चयन मात्र श्रवण से आपने सब सीखा है और फिर भी इतना खूबसूरत आप लिख पाती हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने रचना के लिए कोई माध्यम चुनता है ना, तो जीवन के जो अनुभव होते हैं जी। और आसपास का जो निरीक्षण होता है, और फिर जैसे कि मेरी दिनचर्या में ही मेरा जो अध्ययन है वो कई घंटों का रहता है, कम से कम 3 से 4 घंटों का। और भी लोगों को मैं बहुत सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर मेरा अपना जीवन अनुभव है, तो उस सब से जुड़ के जो रचनात्मकता निकलती है बस वही आपके सामने है। आपने संगीत की जो है विधिवत आपने उसकी शिक्षा ली है, तो थोड़ा सा अपने गुरुओं के विषय में बताएं, कहाँ से आपने सीखा और किस तरह से सब चला? जी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मतलब साहित्य में भी और संगीत में भी बहुत श्रेष्ठ गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जी। और मैंने शुरुआत जो की थी, जब मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुआ साहित्य कला परिषद से, तो मैंने श्रीमती माया भट्टाचार्य, विदुषी श्रीमती माया भट्टाचार्य, उनसे मैंने शिक्षा लेने आरंभ की। विशारद तक मैंने उनसे सीखा। क्या बात है। और उसके बाद फिर वो ग्वालियर घराने से, और फिर उसके बाद किराना घराने के पंडित जगदीश मोहन जी, उनसे फिर मैंने संगीत अलंकार की शिक्षा प्राप्त की और विधिवत रूप से कई वर्ष सीखा उनसे भी जी। और अभी मैं उपशास्त्रीय गायन श्रीमती शांति ईरानी, तो वो बेगम अख्तर के साथ उनका नाम जोड़ा ही हुआ है, बिल्कुल वरिष्ठ शिष्या रही है उनकी प्रिय, तो उनसे अब मैं शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। बिल्कुल। तो मैम, कैसे आप समय अपना मैनेज करती हैं, ना सिर्फ जो कर चुकी हैं उसके लिए, जो आगे करने के लिए भी प्रयासरत रहती हैं? अभी मैं वायलिन संतराम शर्मा जी से सीख रही हूँ, गुरु जी से। तो मुझे लगता है कि मुझे जो सबसे ज्यादा आनंद जो आता है मुझे, वो रचनात्मकता में आता है। और उस रचनात्मकता के जितने आयामों से मैं जुड़ सकूं, मुझे वो बहुत समृद्ध करता है। और फिर जहाँ पे आपकी रुचि होती है, रुझान होता है, फिर समय निकल आता है। बस मेरी कोशिश होती है कि हर क्षण का सही इस्तेमाल हो, पूरा सार्थक उपयोग हो उसका, ये कोशिश रहती है। आपकी अपनी कुछ लिखी हुई गजल अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जुर्म के पांव डगमगाए हैं, जुर्म के पांव डगमगाए हैं, राज दर राज खुल के आए हैं, जुर्म के पांव डगमगाए हैं। ये हकीकत भी जानते हैं सब, ये हकीकत भी जानते हैं सब, किसने ये शाखे गुल जलाए हैं, किसने ये शाखे गुल जलाए हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर प्रीति जी। और आपके लेखन की बात करते हैं, आपकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं, उनके विषय में आप बताएं। आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे भी लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन पे लिखा है, थोड़ा सा उसके विषय में बताएं। मेरा जो एमफिल का रिसर्च रहा हो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर रहा, उनकी भक्ति काल के संदर्भ में उनकी दृष्टि। और
निराला पर जो मैंने अपना पीएचडी किया, वहाँ मेरा विषय रहा द्वंद्व की सृजनात्मकता और निराला का काव्य। मतलब ये मेरी पुस्तक का नाम है जी, शीर्षक है। और ये इन दोनों ही रचनाकारों से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ, क्योंकि जब भी हम अध्ययन करते थे एमए में भी और बाद में भी, तो भक्तिकाल को लेकर जो नया दृष्टिकोण लेकर आए आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी, तो मुझे लगा कि उसे ज़रूरी है उजागर करना और उसके संदर्भ में बात करना, क्योंकि उन्होंने भक्तिकाल के बारे में जो अपना एक विशिष्ट मत दिया, उससे एक पूरा उसके बारे में धारणा में काफी परिवर्तन आया। और उन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में भक्तिकाल को देखा, उसकी संघर्ष चेतना को, उसके जो उनमें जो मानवीय मूल्य उभर कर आए हैं, और विशेषकर कबीर के संदर्भ में उन्होंने जिस तरह से उनके महत्व को उजागर किया, तो मुझे लगा कि वो सामने आना चाहिए, और उस पर मैंने काम किया। और फिर निराला तो मेरे बहुत प्रिय कवि रहे हैं जी। जी, और वो उनके व्यक्तित्व की जो बहुत बड़ी विशेषता है कि उनके यहाँ कोई फांक नहीं है व्यक्तित्व, विचारधारा और उनकी रचनाशीलता में। और इतनी विविधता है काव्य विषयों और प्रवृत्तियों के साथ साथ शिल्प को लेकर जी। तो मुझे जो ये द्वंद्व का मैंने विषय लिया, तो ये जो द्वंद्व है एक तरह से ये एक औजार, एक कुंजी साबित हुआ उनके काव्य के एक समग्र मूल्यांकन का। क्या बात तो है। मुझे बहुत आप निराला जी का जिक्र कर रही हैं, हम दर्शकों को बताएंगे कि आपने बहुत से कवियों की जो कृतियां हैं, जो कविताएं हैं, उनको भी संगीतबद्ध किया है। तो इतना आपसे और डॉक्टर प्रीति जी अनुरोध करेंगे कि बहुत ही कम पंक्तियां, अगर आप हमें निराला जी की अगर बात की जाए जो आपने संगीतबद्ध किया है, कुछ एक पंक्तियां अगर आप उनकी हमें सुनवा दें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। साहित्य की हम बात कर रहे हैं, आप जो कहना चाहिए पत्रिकाएं हैं, उनमें भी आपका लेखन जारी रहता है, तो ये कैसे संभव होता है? किन विषयों पे आप लिखती हैं? कोई कृति मुझे पसंद आए या कोई रचनाकार, उन पर तो मैं लिखती ही हूँ। और आलोचना के जो भी विषय हो सकते हैं, सैद्धांतिक भी, जैसे अभी एक पत्रिका है अलाव, उसके लिए मैंने भेजा है कि हिंदी गजल की सांगीतिक संप्रेषणीयता। तो विषय तो बदलते रहते हैं, क्योंकि साहित्य पढ़ती रहती हूँ, जी। तो जो भी बिंदु मन को छूता है उस पर मैं लिखकर भेजती हूँ। प्रोफेसर होने के नाते अध्यापन में लगी रहती हैं, फिर आप लेखन में लगी रहती हैं, इधर संगीत जो है वो आपका निरंतर चलता रहता है, और फिर आप नया भी सीख रही हैं, वो भी दो अलग जगह से। तो सामंजस्य हम लोग अमूमन देखते हैं कि समय नहीं मिलता है, बहुत से काम हम चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा बताएं कैसे ये सब मुमकिन हो पाता है? मुझे ये लगता है कि समय का अभाव ये अपनी गढ़ी हुई समस्या ज्यादा रहती है। मतलब अगर आप समय प्रबंधन ठीक से करें और मन की आवाज ज्यादा ना सुने और थोड़ा दिमाग से भी काम, मतलब काम तो सभी लेते हैं, लेकिन उस दबाव को भी थोड़ा महसूस करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, क्योंकि मन तो चाहता है ना कि अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं हम। मुझे भी जब क्योंकि मैं सीखती हूँ, तो जाहिर है कि मुझे वहां जाकर एक परीक्षा भी देनी होती है और मुझे उनको सुनाना होता है
और खुद को भी अपनी आत्मतुष्टि भी तभी हो सकती है। तो ये है कि अलग अलग समयों पर मैं अलग अलग काम करती रहती हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं बोझ मान के, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है कि ये भी है कि मुझे रुचि है बहुत इन सब चीज़ों में, मुझे मज़ा आता है। और जब आप शायद अपने कार्यों में आनंद लेने लगते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो फिर शायद ये सारी बाधाएं नहीं रहती हैं। बहुत से मंचों पर जो है अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, ये कैसा अनुभव रहा, थोड़ा सा बताएं। जब भी आप कोई प्रस्तुति करते हैं वो अपने आप में चुनौती भी होती है और एक रचनात्मक अनुभव भी होता है, और आप बहुत सीखते रहते हैं उनसे। और मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मुझे श्रोताओं से बहुत प्रोत्साहन भी मिलता रहा, और इससे मुझे ये भी अपनी कमियां भी पता चलती रही कि मुझे और किस क्षेत्र में और क्या काम करना है और कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है। और क्योंकि मैं और लोगों का सुनती भी बहुत हूँ, जाकर कॉन्सर्ट्स में और सेमिनार्स में जाके वक्तव्य भी सुनती हूँ, तो हमेशा मैं अपने आप को एक कसौटी पर कसती रहती हूँ कि मुझे और किस रूप में अपने आप को और बेहतर करना है, कहाँ मेरे अंदर कमी है। तो प्रोफेसर होने की जहाँ तक बात है और बाकी सब चीज़ों की भी, तो बचपन में कभी आपने सोचा था आप इस मकाम तक पहुँचेंगी? नहीं, उस समय तो बस एक सपने जैसे बुन रहे थे। और मैंने एक जगह कहा भी था कि बहुत जब छोटी थी तो तब तो कुछ समझ तो होती नहीं है, लेकिन बस गाती थी और बस ये था कि लता मंगेशकर बनना है। तो तब तक तो वो तो एक चांद को छूने वाली बात है, और मतलब वो तो कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक मुझे लगता है कि लक्ष्य हमेशा रखना चाहिए कि इसके। और जब मैं पढ़ रही थी, साहित्य अध्ययन कर रही थी, तब मुझे ये था कि मुझे लेक्चरशिप में जाना है, टीचिंग में जाना है। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, वो भी मेरा एक पैशन है, क्योंकि जो युवा मस्तिष्क है, मनोमस्तिष्क, उनसे लगातार बातचीत रहती है, उनके हम सानिध्य में रहते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा लगता है कि मतलब अपने लिए तो मुझे यही लगता है कि मैं ज़्यादा सीखती हूँ उनसे। और हर साल नया मैच आता है, उनसे इंटरेक्शन रहता है, उनके बारे में बातचीत होती है, तो बड़ा समृद्ध करने वाला अनुभव रहता है। आपके जीवन में अगर बात की जाए परिवार के सहयोग की, आप विवाह भी आपका हुआ और अब आपकी बेटी भी है, वो खुद भी MA कर चुकी है इकोनॉमिक्स में, तो ये जो जीवन क्रम में जो साथ साथ चलता रहा, कैसे दिखती हैं इसे आप? मैं फिर वो यही कहूँगी, उसी बात को दोहराती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे जीवन में इतने अच्छे लोग मिले। सबसे पहले माता पिता, क्योंकि अभी भी मैं ये मानती हूँ कि आप सब जो ये कह रही हैं कि आप ये सब कुछ करती हैं या ये उपलब्धियाँ हैं, मुझे अपनी कोई उपलब्धि ऐसा लगता नहीं कि वो मेरी उपलब्धियाँ हैं। वो सम्मिलित रूप से मेरे सभी जो प्रियजन हैं उनकी एक सम्मिलित उपलब्धियाँ हैं ये सब, क्योंकि इतना सहयोग और स्नेह मुझे मिला है। क्योंकि सबसे पहले मेरे माता पिता, उनको मैं आज नमन करती हूँ। माँ तो अब नहीं रही, लेकिन पिता है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मेरे गुरुजन, मेरे मित्र, और फिर मेरे जो अभी मतलब हमारा जो मेरा विवाह, हमारे विवाह को 24 वर्ष होने वाले हैं जी। लेकिन विवाह की बड़ी प्यारी सी कहानी है, वो थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएं। हाँ जरूर, क्योंकि मतलब उनका नाम ओम प्रकाश है, लेकिन हम उनको प्रकाश ही कहते हैं। अच्छा, मेरे जीवन में वो प्रकाश बनकर ही आए हैं जी। तो इत्तेफाक था कि क्योंकि मैं जब जॉब कर रही थी तो फिर मेरे पेरेंट्स को था कि भाई विवाह करना है, तो वो भी सामान्य तौर पे हमारे यहाँ इस तरह से उन्होंने बहुत नहीं सोचते थे कि नहीं अब कैसे होगा, क्या होगा जी। आप गुजरात से बिलोंग करती हैं? जी जी। तो उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया और प्रकाश ने उसका रिस्पॉन्स दिया। और ये भी देखिए बड़े आश्चर्य की और बड़ी एक तारीफ, मतलब काबिल तारीफ मैं कहूँगी कि उन्होंने अपने मन में ये तय किया था कि वो मतलब दृष्टिबाधित से ही विवाह करेंगे या जिसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उनके अपने कुछ सिद्धांत थे। तो जबकि वो पूर्णतः सामान्य हैं और कभी भी इस तरह से नहीं रहा कि क्यों शादी करनी, लेकिन प्राथमिकता की दृष्टि से उनको था कि ऐसा कुछ करना है। हाँ, उनको ही लगता था कि बस, क्योंकि शायद बैंक में उन्होंने कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट्स भी किए थे और तो उनको ही लगता था कि नहीं कोई ऐसी असामान्य जैसी चीज नहीं है। हाँ, उनको ये जरूर लगता था कि ऐसा व्यक्ति उनका जीवन साथी हो जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, दुखी ना होता रहे अपनी स्थिति पर जी, और कलात्मक रुझान। तो कुछ संयोग ऐसा रहा कि हम लोग जब मिले और देखा तो ये सारी बातें थीं और फिर ये सहयोग संभव हुआ जी। और फिर मेरी बेटी प्रकृति जो है वो भी इतना मेरा सहयोग करती है, बहुत संवेदनशील है वो जी। और बचपन से तो मुझे तो लगता है कि इन लोगों के बिना तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। और
फिर कॉलेज में भी मेरे जो सहयोगी हैं, जी। मेरे विद्यार्थी हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबका मेरे प्रति बहुत स्नेह और सहयोग है। और अभी हमारी जो नई प्रिंसिपल आई डॉक्टर सुमन शर्मा, उनका भी बहुत स्नेहपूर्ण रवैया। आप बता रहे हैं सबका सहयोग आपको मिलता रहा है, विशेषकर परिवार की अगर बात की जाए उसका महत्व जो है उसे नकारा नहीं जा सकता। आपने माता पिता पर भी एक कविता लिखी है, कुछ एक पंक्तियां अगर उसकी आप सुना दें। जिस दिन मुझको जन्म दिया था, अपने लिए अग्निपथ सृजा था, बस अंधकार था, लक्ष्य नहीं था तुम्हारे सामने, पलक झपकते ही पिघल गया था, तुम्हारा और पापा का बनाया मोम का वह सुंदर महल। झुलस गए थे तुम दोनों की आंखों के इंद्रधनुष, सूख गए थे कुछ क्षण को मधुर कामनाओं के सोते, लोगों को नजर आते थे केवल तुम्हारी आंखों में उमड़ते बादल, पर एक आग तुम्हारे भीतर थी जिसने बद्धिम होकर कभी बुझना नहीं सीखा। उसी अग्नि को पाथे बना चल पड़ी तुम, चल दिए पापा भी साथ, जैसे जग के विस्तार में स्वर और ताल साथ साथ। जीवन राग के आरोह अवरोह ने, द्रुत विलंबित गति ने तुम्हें कभी थमने नहीं दिया। मेरे आंसू, मेरी मुस्कान, मेरी पराजय, मेरे विश्वास, मेरी पीड़ा, मेरे उल्लास, मेरे सपनों की वीणा में तुमने अपने स्वर साधे। मुझे अस्तित्व नहीं व्यक्तित्व दिया तुमने। मेरी प्रगति का बढ़ता एक एक चरण तुम्हारे अंतस की आग के लिए ईंधन हुआ। धीरे धीरे संघर्ष की आंच में तपता, अवरोधों की कसौटी पर कसता तुम्हारा व्यक्तित्व खरा सोना बन गया। आज जब तुम्हारी उम्र का सूर्य ढलान पर है, काश मैं अपनी उम्र के सूर्य को तुम्हारे सूर्य से बदल पाती। मेरी एक चाह और भी है कि तुम सी माँ और पापा से पिता सबको मिले। मेरी एक चाह और भी है कि तुम सी माँ और पापा से पिता सबको मिले, जो घायल पक्षियों में उड़ान की चाहत भर दे, टूटे हुए दियों को फिर जगमगाने का हौसला दे, टूटे हुए दियों को फिर जगमगाने का हौसला दे, पाले से झुलसी फसलों को फिर पनपने की उमंग दे, पाले से झुलसी फसलों को फिर पनपने की उमंग दे। जो महिलाएं हैं वो अपना अस्तित्व ढूंढना ही नहीं चाहती, या शायद उनकी शिक्षा दीक्षा इस तरह से नहीं हुई होती, तो वो क्या चीज है भीतर जो प्रेरित करती है एक स्त्री को? मुझे लगता है कि मतलब सबसे पहली चीज तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षित होना बहुत जरूरी है और चिंतनशील होना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक रचनात्मक रुझान जी जरूर रखना चाहिए। देखिए, हर कोई व्यक्ति परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। मुझे ये लगता है कि अपनी खोज, अपने आप जो आत्ममंथन है वो तो लगातार करते रहना चाहिए, और साहस भी कि जब अगर आपको कोई चीज सही लगती है, उचित लगती है, तो फिर आपको उसके लिए जैसे मैंने कहा था ना कि उसके अड़ना भी पड़ेगा जी, है ना, क्योंकि हमेशा परिस्थितियां ऐसे नहीं होती जैसी आप चाहें। बिल्कुल। तो कभी आपको कन्विंस भी करना पड़ता है, लेकिन वो ये कि दृष्टि आपकी रचनात्मक होनी चाहिए। विद्रोह भी हो तो रचनात्मक हो। पुनर्जन्म में अगर आप विश्वास रखती हो तो अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? मैं स्त्री ही बनना चाहूंगी। आहा, जी। हाँ? और मैं कलाकार ही बनना चाहूंगी। क्या कहने जी। चलते चलते कवित्री, एक लेखिका हमारे बीच हो, एक गायिका हमारे बीच हो, तो फिर कार्यक्रम का जो मुलाकात का जो समापन है वो भी संगीत में होना चाहिए, तो क्या ही अच्छा हो। कुछ अगर आप गुनगुना दें। जिया मोरा लहराए है, जिया मोरा लहराए
बहुत